जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, ठीक है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं रोज़ आपके लिए एक क्लास जियोग्राफी का, एक क्लास हिस्ट्री का और एक क्लास साइंस का, साइंस में या तो हिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री रखूँगा, ठीक है। और अभी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद तो इस लेक्चर में हिस्ट्री का लेक्चर ही है, ठीक है। और आप लोग सब्सक्राइब अगर कर देंगे तो मैं लाइव आ सकूँगा तुरंत कुछ दिनों बाद। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ मैं सवाल यहाँ मैं पहले तो पढ़ूँगा और आपके साथ डिस्कस करते हुए पढ़ूँगा, आगे बढ़ूँगा। इसके साथ जैसे ही वो टॉपिक ख़त्म होगा फिर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो आ जाइए, हमारे साथ तैयार हो जाइए और पढ़ेंगे मिडिएवल हिस्ट्री। मिडिएवल हिस्ट्री जो है 712 से 1707 तक मुस्लिम इन्वेडर था, उसी को पढ़ना है। तो हम लोग 712 से 1707 तक मुस्लिम इन्वेडर किस क्रम में आया उसको पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, शॉर्टकट। कासिम, याद कीजिएगा, कासिम, गजनी, गोरा। कासिम, गजनी, गोरा। गुड़ खाओ तसले में। कासिम, गजनी, गोरा। गुड़ खाओ तसले में। अब ये क्रम बताऊंगा कि 712 से लेकर के 1707 तक किस क्रम में इन्वेडर यानी आक्रांता हमारे देश में आए और हमारे देश को लूटा, ठीक है। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था। मैंने क्या बोला? कासिम, गजनी, गोरा, गुड़ खाओ तसले में। कासिम से मोहम्मद बिन कासिम, सबसे पहले यही आया था। गजनी से महमूद गजनबी की बात कर रहा है, ठीक है। तीसरा गोरा है तो मोहम्मद गौरी, ठीक है। उसके बाद गुड़ खाओ तो ग फॉर गुड़ है, गुड़ फॉर गुलाम वंश। उसके बाद वंश चलने लगा, ठीक है। तीन तो व्यक्ति का नाम है, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। उसके बाद है गुलाम वंश, वंश चलने लगा। खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश। खैर ये वंश का एक और इजी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये वाला थोड़ा अलग डिफरेंट हो सकता है आपको लगा हो। तो तीन लोगों का पहले नाम याद कीजिए। मोहम्मद बिन कासिम, ऐसे मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी और गौरी। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी। आपको मैं इधर पूरा रटवा दूंगा, ठीक है। मेरा भी रिवीजन होगा, आपका रिवीजन होगा, क्लियर होगा जाएगा पॉइंट्स। अब देखिए, मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया था, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गजनबी आया, महमूद गजनबी। उसके बाद गौरी आया। उसके बाद का जो वंश चला उस वंश का नाम बता रहा हूँ। जिक्के तो सरल है, जिक्के तो सरल है, जिक्के तो सरल है। अब तो सरल है को हिंदी में नहीं लिखिए, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं या इस तरीके से पढ़िए, जिक्के मतलब गुलाम, के फॉर खिलजी। पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया। तो से टी से तुगलक, फिर तुगलक आया। सरल है, सा से सैयद, सरल है, ल से लोदी, ठीक है। 5 था। जिक्के तो सरल है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। लोदी के बाद आया था मुगल वंश। मतलब लोदी इस इन्वेडर का अंतिम शासक था। उसके बाद मुगल आ गया। तो पहले हम लोग, अच्छा, मुगल वंश कैसे चला था वो भी छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। हालांकि इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ट्रिक बता देता हूँ। बहु आजा शाम हो आई, बहु आजा शाम हो आई मतलब किस क्रम में कौन कौन राजा आया था मुगल में? ब से बाबर, सबसे पहले बाबर आया था, ठीक है। बहु, हा फॉर हिमायू। आजा, आ फॉर अकबर, जा फॉर जहांगीर। शाम, सा फॉर शाहजहां। हो को कुछ नहीं है, आई का है, आ फॉर औरंगजेब। लास्ट में औरंगजेब था 1707 में। और हमको क्या पढ़ना है मिडिएवल हिस्ट्री में? 712 से 1707 तक, ठीक। तो सबसे अच्छा याद रखिए, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया, ठीक। मोहम्मद बिन कासिम, फिर महमूद गजनबी आया,
तीसरे नंबर पे गौरी आया, ठीक। इसके बाद जिक्के तो सरल गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, ठीक है। अच्छा, लोधी चला था 1526 तक, 1526 तक, जबकि पूरा मिडिएवल हिस्ट्री क्या है 1707 तक है। तो 1526 के बाद क्या है, बाबर, उसके बाद मुगल वंश है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, अब शुरू कर रहे हैं, ठीक है, इस्लाम से। जैसे ये लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे, तो थोड़ा सा इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं। इस्लाम का संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। जन्म इनका हुआ था 570, हाँ 570 एडी, 570 एडी में हुआ था मक्का में। मक्का मदीना का नाम आप लोग सुने होंगे। हजरत मोहम्मद साहब 570 एडी मक्का में। फादर थे अब्दुल्ला, पिता इसके कौन थे? अब्दुल्ला। संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। जन्म हुआ 570 एडी। पिता थे अब्दुल्ला, माता थी अमीना। अमीना 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 आप सुनते होंगे, तो अमीना इनके माता जी का नाम थे। वाइफ थी खदीजा, खदीजा, और डॉटर का नाम फातिमा था, ठीक है, डॉटर का नाम फातिमा। अब आगे देखते हैं। जिस तरीके से बौद्ध धर्म में आप सुनते होंगे 4 पिलर्स, महावीर का जो जैन धर्म है उसमें पिलर्स का नाम सुनते होंगे। बौद्ध धर्म में शायद 3 पिलर्स है या 4 पिलर्स, ठीक है। तो उसी तरीके से इस्लाम में 5 पिलर्स का कॉन्सेप्ट है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। कलमा पहला है, पिलर्स का नाम कलमा। दूसरा है राजा। तीसरा है नमाज, नमाज 5 बार पढ़ना, ये लिखा हुआ है, मतलब उनका जो कॉन्सेप्ट है उसमें से 5 कॉन्सेप्ट में तीसरा है नमाज, मतलब दिन भर में 5 बार आपको नमाज पढ़ना है। चौथा हज यात्रा, हज यात्रा मतलब धार्मिक जगहों पे यात्रा करना। 5वां है जक़ात, जक़ात मीन्स होता है दान। तो दान का अर्थ उनका कहना था कि अगर आप 40 रुपया कमा रहे हैं तो 1 रुपया आपको दान करना होगा, मतलब 1/40 हिस्सा आपको दान में देना होगा, ठीक है। तो 5 पिलर कौन कौन से हैं? कलमा पढ़ा जाता है, पढ़ने का एक है उनका कॉन्सेप्ट। जैसे मंत्र होता है ना हिंदू धर्म में, वैसे ही कलमा उनका पढ़ा जाता है, ठीक है। हाँ। दूसरा है राजा का मीनिंग मेरे को पता नहीं है और दिया भी नहीं है। तीसरा है नमाज 5 बार पढ़ना है। चौथा है हज यात्रा, मतलब धार्मिक जगहों का यात्रा करना, जैसे हम लोग जाते हैं ना केदारनाथ, वैष्णो देवी यात्रा पे, भगवान की यात्रा पे, उसी वैसे ही इस्लाम में हो गया हज यात्रा। 5वां है जक़ात तो लगभग सभी धर्मों में है, मतलब दान दक्षिणा देना, गरीब का, असहायों को दान देना। तो जक़ात में कितना देना है? 1/40, मतलब अगर 40 रुपये आप कमाए हैं तो 1 रुपया दान दे दीजिए। जो भी संपत्ति आपका है, जो आपका इनकम है, उसका 1/40, 1/4 नहीं, 1/40। देखिए अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। मोहम्मद साहब यानी हजरत मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना गए थे, ठीक, मक्का से मदीना 622 एडी में, 622 एडी में, उसको हिजारत बोलते हैं। वो जो मक्का से मदीना गए थे हजरत मोहम्मद साहब, उनको उस काम को, मक्का से मदीना जाना, इस चीज़ को हिजारत बोलते हैं। हजरत मोहम्मद का मृत्यु जो हुआ 632 एडी में, 570 में जन्म हुआ, मतलब 30 साल इधर और 30 साल इधर, 62 साल इनका जन्म था, ठीक है। जन्म इनका चला 62 साल, जीवन इनका चला। तो 570 से 632 62 साल इनका जीवन रहा। मुहर्रम इनके मृत्यु के लिए मनाया जाता है, मातम दिवस के रूप में। मुहर्रम का आप लोग नाम सुने होंगे, मातम के रूप में मनाया जाता है। मोहम्मद हजरत साहब के मृत्यु के दुख में मनाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो अभी पढ़ा जो इस्लाम का जो उदय कैसे हुआ, कौन थे संस्थापक, उसके बारे में पढ़ा हमने, ठीक। अब पढ़ रहे हैं हम लोग अरब से जो आया था पहला इन्वेडर मतलब देश को लूटने के लिए जो आक्रांता है, उसमें से पहला था मोहम्मद बिन कासिम। इस 712 से 714 के बीच आया, मतलब 712 में आया, 714 तक इधर रहा और हमला करते रहा। मोहम्मद बिन कासिम 712 से 714, याद रखिएगा। ये पहला इन्वेडर था, पहला मुस्लिम इन्वेडर था, ठीक है।
इसने दाहिर सिंध, सिंध पाकिस्तान साइड, पहले पाकिस्तान तो इंडिया का ही हिस्सा था, तो सिंध में एक राजा था दाहिर, राजा दाहिर उसका नाम था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को मार दिया, ठीक है, और इंटर कर गया देश में, राज करने लगा फिर। तो इसने जजिया टैक्स शुरू किया था नॉन मुस्लिम के लिए, जो मुस्लिम नहीं होगा उसको जजिया टैक्स देना हो। अब ये राजा बन गया ना, राजा दाहिर को मारकर ये राजा बन गया, उसने जजिया टैक्स लगाया। सबसे पहले जजिया किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 से 714 में, नॉन मुस्लिम के लिए। लेकिन इसने छूट भी दिया, विधवा महिला, विकलांग व्यक्ति, अब ब्राह्मण को जजिया टैक्स नहीं लगेगा। 3 तरह के लोग, विधवा, विकलांग, ब्राह्मण, विधवा, विकलांग, ब्राह्मण, विधवा, विकलांग, ब्राह्मण, इस 3 लोगों पे जजिया नहीं देना होगा इन लोगों को। अच्छा, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इससे। तो मोहम्मद बिन कासिम हो गया, इससे 2-4 सवाल है कि ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स किसने लगाया था। जैसे मोहम्मद बिन कासिम पहली बार जजिया इसी ने लगाया, लेकिन इसने ब्राह्मणों पर नहीं लगाया, तो किसने लगाया पहली बार? फिरोज शाह तुगलक। किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहली बार जजिया टैक्स लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाया था, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। किसने जजिया टैक्स समाप्त किया? तो वो था अकबर। किसने जजिया टैक्स समाप्त किया? तो अकबर ने। भारत में जजिया कर किसने दोबारा लागू किया? औरंगजेब ने। जैसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम लगाया, दूसरी बार औरंगजेब ने लगाया, ठीक, दोबारा से शुरू किया। और ब्राह्मणों पर भी जजिया किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। तो दूसरी बार औरंगजेब ने, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी लगाया। और जजिया टैक्स को समाप्त किसने किया था? अकबर ने। भारत में पूर्णतः किसने समाप्त किया? मोहम्मद शाह रंगीला। जैसे अकबर तो समाप्त किया ही था, लेकिन उसके बाद भी चल रहा था, ठीक है, कोई ना कोई राजा आया वो लगा रहा था। फिर मोहम्मद शाह रंगीला आया, उसने पूर्णतः समाप्त कर दिया जजिया। तो जजिया से 4 सवाल तो बनता ही है। जजिया टैक्स किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया टैक्स को ब्राह्मणों पर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लगाया शुरुआत में? मोहम्मद बिन कासिम। ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक। किसने समाप्त किया? अकबर ने। और दोबारा से किसने लगाया? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब वही क्रूर शासक औरंगजेब। पूर्णतः किसने समाप्त किया? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। अच्छा, भारत में जो है ना मोहम्मद बिन कासिम कुछ चीज़ें लेकर आया अरब से। ये अरब से था, अरब देश। अरब देश का नाम सुनते हैं ना, अभी जिधर युद्ध चल रहा है पूरा अरबियों के बीच। तो भारत में पहली बार गोल्डन कॉइन्स किसने लेके आया? मोहम्मद बिन कासिम ने। खजूर की खेती, भारत में खजूर नहीं होता था, तो इन्हीं लोगों ने खजूर ले गया पहली बार। ऊंट पालना, भारत में ऊंट नहीं पाला जाता था, मोहम्मद बिन कासिम ने ये चलन लेके आया। मानसून शब्द, मानसून का नाम सुने होंगे। मानसून जो है अरबी शब्द है, मानसून अरबी शब्द है। एटलस पहली बार अरबियों ने बनाया था, एटलस पहली बार अरबियों ने बनाया था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में इतना पॉइंट्स हो गया। मोहम्मद बिन कासिम 712 से 714 तक रहा हमारे देश में, ठीक। ये अरब से था, याद ये रखना कि ये अरब से था, ठीक। अब आइए टर्किश इन्वेडर, मतलब तुर्क से जो हमला किया हमारे देश पर, वो था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, देखिए 712 से 714 तक रहा मीर मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद का जो समय है उसको अब रहने दे, उसको वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो वो जो भी रहा होगा, लेकिन महमूद गजनवी जो था 1000 में देश पे आक्रमण किया। महमूद गजनवी ये टर्किश इन्वेडर था, तुर्कमेनिस्तान से आया था, तुर्की से आया था, तुर्की से था, ठीक है। 1000 में आया महमूद गजनवी, यही था। अच्छा, गजनवी भी नाम इसका इसीलिए पड़ा क्योंकि ये गजनी से आया था। गजनी कोई जगह था तुर्क में। तो पहला अटैक इसने 1000 ईस्वी में किया, राजा जयपाल पर किया था, पेशावर में। महमूद गजनवी ने पहला अटैक 1000 ईस्वी में किया राजा जयपाल पर। राजा जयपाल कहाँ के था? पेशावर के था। 1001 में
हमला किया 1000 में, लेकिन 1001 में हरा दिया जयपाल को, महमूद गजनवी ने हरा दिया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य कोई बसना नहीं था हमारे देश में आकर, इसका उद्देश्य लूटपाट मचाना था, ठीक है, लूटपाट मचाना। इसलिए तो बोला जाता है ये लोग आक्रांता थे, हमारे देश को लूटने आए थे। इसका उद्देश्य लूटना था। ये आइडल ब्रेकर के नाम से इसी को जाना जाता है। आइडल ब्रेकर मतलब समझते हैं, आइडल, IDOL, आइडल मीन्स होता है मूर्ति, मूर्ति तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक, आइडल ब्रेकर क्या है? कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी आइडल ब्रेकर था, मतलब मूर्ति तोड़ देता था। यहाँ जितना भी मंदिर उंदिर में था मूर्ति, उसको तोड़ते हुए जाता था। 1001 से 1027 तक ध्यान दीजिएगा, 1001 से 1027 तक इसने 17 अटैक किया। 17, 1 2 नहीं, 17 अटैक। जो इसका सबसे फेमस अटैक था वो सोमनाथ के मंदिर पर, सोमनाथ गुजरात में, ठीक है, सोमनाथ के मंदिर पर जो हमला था वो 1025 में किया था, और ये 16वां नंबर का अटैक था, 16वां नंबर का, ठीक है। ये बड़ा फेमस अटैक था इसका, मतलब बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था, ठीक है, 1016 में। अब आइए देखिए, 2 को हम लोगों को पढ़ लिया, हम लोगों ने 2 को पढ़ लिया। मोहम्मद बिन कासिम 712 से 714, फिर मोहम्मद गजनवी 1000 से 1027 के बीच में इसने रहा। 1026 में, 1025 में इसने 16वां अटैक किया, जो कि बड़ा खतरनाक था। अब आइए, अच्छा ये तुर्क से था, कौन? मोहम्मद ये गजनवी, मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी, ठीक है। इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी, ये भी टर्किश था। मोहम्मद गौरी ये टर्किश था। अच्छा, ये जो आया था 1175 से 1206 के बीच में, 1175 से 1206। 712 से 714 मोहम्मद बिन कासिम रहा। 1000 से 1027 तक महमूद गजनवी रहा, और 1175 से 1206 तक मोहम्मद गौरी रहा। 1175 से 1206 तक मोहम्मद गौरी रहा। 1175 में इसने पहला अटैक किया मुल्तान में, मुल्तान पाकिस्तान में है अभी। 1175 में इसने पहला अटैक किया मुल्तान में, ठीक है। 1175 में इसने पहला अटैक मुल्तान में किया। 1178 में इसने सेकंड अटैक गुजरात में किया, ठीक, गुजरात में। और शायद इसने दिलवाड़ा जैन टेम्पल के आसपास हमला किया। तो दिलवाड़ा जैन टेम्पल कहाँ है? गुजरात में, माउंट आबू, सॉरी राजस्थान में। दिलवाड़ा जैन टेम्पल जो है माउंट आबू, एक माउंट आबू जो है चोटी है, वहीं है दिलवाड़ा जैन टेम्पल राजस्थान में। अच्छा, मोहम्मद गौरी जब आया तो उसने कुछ युद्ध लड़ा हमारे देश में। पहला लड़ाई लड़ा उसका फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, उसका एक लड़ाई कहलाया फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन के मैदान में लड़ाई लड़ा गया 1191 में। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ा, गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद। इसमें 3 लोग लड़े थे। गौरी था, मोहम्मद गौरी एक साइड था, और पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद, ये दोनों एक साइड से लड़ रहे थे। पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद एक साइड से लड़ रहे थे। 1192 से सेकंड बैटल ऑफ तराइन। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी एक साइड था और राजा पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद एक साइड था, जिसमें राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुआ। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। इसमें 2 ही लोग लड़े थे। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। 1194 में एक युद्ध लड़ा गया, बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, मोहम्मद गौरी वर्सेस राजा जयचंद एंड पृथ्वीराज चौहान विनर थे। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान लूजर थे, यानी विनर गौरी था।
फिर 1194 में बैटल ऑफ चंदावर लड़ा गया गौरी और राजा जयचंद के बीच में, है ना। 1194 में बैटल ऑफ चंदावर लड़ा गया गौरी वर्सेस राजा जयचंद। ठीक है, अब आइए मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद 1194 में बैटल ऑफ चंदावर। अच्छा, गौरी का कुछ स्लेव्स थे, स्लेव्स मतलब स्लेव्स मतलब क्या होता है, उसके वफादार कह सकते हैं या गुलाम। उसका जो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था उसमें पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला स्लेव्स कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला स्लेव्स कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा था यलदोज। तीसरा था क्वाचा। चौथा था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। स्लेव्स ऑफ गौरी कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोज, क्वाचा, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। 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 ठीक है, चार इसका स्लेव्स था, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोज, क्वाचा, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। खिलजी वही खिलजी जिसने हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जलाया 1215 में। अच्छा देखिए, बैटल ऑफ तराइन जो था 3 हुआ, 3 बैटल ऑफ तराइन का नाम आप जानते होंगे। तो पहला 1191 में, दूसरा 1192 में, जबकि तीसरा जो हुआ था 1100 में नहीं हुआ था, ये 1215 में हुआ था। किसके किसके बीच में? यलदोज, ये वही यलदोज है जो गौरी का एक स्लेव्स था, और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ तराइन किसके किसके बीच में हुआ? यलदोज एंड इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जिसमें विनर था। इल्तुतमिश कौन है आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे कि थर्ड बैटल ऑफ तराइन 1215 में हुआ। 1215 यलदोज और इल्तुतमिश के बीच में। यलदोज हार गया, इल्तुतमिश जीत गया। देखिए, 3 शासक मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, तीसरा मोहम्मद गौरी, ये 3 इन्वेडर था, जिसमें पहला मोहम्मद बिन कासिम जो था कहाँ से था? अरब से था। और ये दोनों मोहम्मद गौरी एंड कुतुबुद्दीन, मोहम्मद गौरी एंड महमूद गजनवी, ये दोनों जो था तुर्क से था, टर्किश था। ठीक, अब ये तीनों को पढ़ लिए। अब इसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत तो 712 से अभी तक जितना पढ़े हैं 1206 तक, यहाँ तक इन्वेडर था। 3 इन्वेडर मुख्य रूप से आया, है ना। अब 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। कितना? 1206 से 1526 तक, ध्यान दीजिएगा। 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत, 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत टोटल कितना साल चला? 320 साल। दिल्ली सल्तनत 320 साल चला। ठीक है, यहाँ 5 वंश आया। पहला वंश था, आप देखिए मैंने वंश का नाम आपको इजी तरीका से बताया। पहले आप लिखिए जिक्के, तो अंग्रेजी में लिखिए तो, टीओ, तो सरल है, S4 सरल, और है सरल है। ठीक, अब याद कीजिए, जिक्के मतलब गुलाम, K4 खिलजी, तो सरल, जिक्के तो मतलब गुलाम, खिलजी तो तुगलक, सरल स4 सैयद, सरल में ही ल अंतिम में है, उसको लोदी बोलते हैं, लोदी। तो जिक्के तो सरल है, मतलब 5 वंश चला दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, 320 साल चला, 1206 से लेकर के 1526 तक चला। अब देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। G4 गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला गुलाम वंश। इसमें भी डिवीज़न है कि कौन कितने साल चला। तो 1206 से 1290 तक चला गुलाम वंश, 1206 से 1290 तक चला गुलाम वंश, 1206 से 1290 तक चला गुलाम वंश। ठीक है, 1206 से 1290 तक चला गुलाम वंश। गुलाम वंश 84 साल चला। ठीक है, 1206 से 1290 तक 84 साल। गुलाम के बाद आया खिलजी वंश, ये 1290 से 1320 तक चला।
गुलाम के बाद आया खिलजी वंश, 1290 से 1320 तक चला। 1290 से 1320 तक चला खिलजी वंश। 1206 से 1290 गुलाम चला और 1290 से 1320 तक चला खिलजी वंश। ठीक है, तो डेट जनरली पूछता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान में रहना चाहिए। जैसे 84 साल चला गुलाम वंश, 1206 से 1290 साल। खिलजी चला 1290 से 1320 साल तक, 30 साल चला। 1290 से 1320 खिलजी 30 साल चला। तुगलक 1320 से 1414 94 साल चला। सबसे ज़्यादा कौन सा वंश चला था दिल्ली सल्तनत में? तुगलक चला था। तुगलक तुगलक। ठीक है, 1320 से 1414 तक, 94 साल। उसके बाद सैयद, सैयद जो है 1414 से 1451 तक चला। 1414 से 1451 तक चला सैयद। 1414 से 1451 तक चला सैयद वंश। 1414 से 1451 तक चला सैयद वंश। उसके बाद लोदी को आइए। 1451 से 1526 तक लोदी चला। 1451 से 1526 तक लोदी चला। 1451 से 1526 तक लोदी चला। तो ओवरऑल डेट जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। गुलाम वंश को देखते हैं। इसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। गुलाम का मतलब क्या होता है? स्लेव। 1206 से 1290। अब इसमें राजा कौन कौन हुआ, इसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार। इसमें फेमस राजा का नाम हम लोग पढ़ेंगे लगभग सभी, है ना, नाम तो कम से कम सबका ही है। तो गुलाम वंश में सबसे पहले आया कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो मोहम्मद गौरी का स्लेव था, इसलिए इसका नाम स्लेव वंश पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद आया आराम शाह। उसके बाद आया इल्तुतमिश। यह वही इल्तुतमिश है जो 1215 में थर्ड बैटल ऑफ तराइन में यलदोज से लड़ा था। यलदोज कौन था? उसका गौरी का स्लेव था। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान। रजिया फंस गई गुंडों में। तो ये रजिया, जिस रजिया की बात चल रहा है ना, रजिया फंस गई गुंडों में, ये वही रजिया है जो गुलाम वंश में आई थी। रजिया के बाद आया बहराम शाह। बहराम शाह के बाद आया मसूद शाह। मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद। उसके बाद आया गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन। गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन। गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन। तो हम लोग अब बारी बारी से इन सब के बारे में पढ़ेंगे, है ना। 2 पेज में ये सब है। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी पढ़ेंगे, फिर तुगलक डायनेस्टी पढ़ेंगे, फिर सैयद डायनेस्टी पढ़ेंगे और लोदी डायनेस्टी। इस तरीके से 5-6 पेज में पूरा निपट जाएगा, लेकिन इसको हम लोग 2 दिन करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मुग़ल सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल सल्तनत, इसमें भी अच्छा खासा पढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। उसके बाद सिख पढ़ेंगे, सिखिज़म मतलब सिख के 10 गुरु पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पहुँचेंगे, पोर्टुगीज़ वगैरह कब आया, है ना। और तो मुख्य रूप से मेरे इस नोट में मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ना है। मिडिएवल हिस्ट्री बोले तो दिल्ली सल्तनत एंड मुग़ल, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पढ़ूंगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे नोट से पढ़ेंगे हिस्ट्री, और आगे हिस्ट्री है, लेकिन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग खासकर मिडिएवल हिस्ट्री से डेट ज़्यादा याद रखेंगे नहीं, ठीक है। ऐसा टीचर का कहना है, क्योंकि डेट इसमें ज़्यादा पूछता नहीं है। कुछ डेट पूछता है, जैसे बैटल ऑफ तराइन पूछेगा, है ना, कुछ डेट पूछता है।
और मुख्य रूप से जो सवाल पूछता है वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290। इसका पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक चला, ज़्यादा दिन जिया नहीं। 1206 से 1210। इसको फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने राजधानी परिवर्तन किया था, दिल्ली से लाहौर ले गया था राजधानी, ठीक है, दिल्ली से लाहौर। कुवत उल इस्लाम मस्जिद इसी ने बनवाया था दिल्ली में। कुवत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया था? दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। देखिए, इसे लाख बख्श भी कहा जाता, लाख बख्श, क्योंकि लाखों में दान देता था, ठीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार को इसने ही शुरू करवाया था। कुतुब मीनार को किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसने क्या क्या बनवाया 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार और लाख बख्श इसे कहा जाता है। और कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का इसी ने बनवाना शुरू किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है ना। अच्छा, कुतुब मीनार को शुरू तो इसने करवाया था, लेकिन पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। ये वही इल्तुतमिश जो 3rd बैटल ऑफ तराइन लड़ा था एल्दोज के साथ। हाँ, इसको ध्यान रखिएगा। 1210 में इसकी मृत्यु खेल के मैदान में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। ये सवाल हमेशा पूछता है कि कौन सा ऐसा राजा था जिसका मृत्यु खेल के मैदान में घोड़े से गिरकर चौगान यानी पोलो खेलते हुए हो गया था मौत। वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कब हुआ था? 1210 में। इसे लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। इसे सुल्तान की उपाधि नहीं ली, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, मतलब ये स्लेव के रूप में ही रहा। अब आइए, दूसरा राजा था आराम शाह। 1210 में आराम शाह बना कुछ महीनों के लिए, ठीक है। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आया 1210 से 1236 तक। 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश रहा। इल्तुतमिश को ही रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा गया। इल्तुतमिश को ही रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा गया। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इक्ता प्रणाली, वेतन के स्थान पर जमीन देना। अच्छा, इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कहा गया, सॉरी, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा गया इल्तुतमिश को। इक्ता प्रणाली एक प्रणाली था, इक्ता सिस्टम किसने चालू किया था? ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश ने शुरू किया था। वेतन के स्थान पर जमीन देना, मतलब अगर इसके यहाँ कोई नौकर काम कर रहा है तो उसको सैलरी नहीं देगा, उसको सैलरी के तौर पे ज़मीन देगा, ठीक है। उसको इक्ता प्रणाली बोलते हैं। अच्छा, जिस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली से लाहौर ले गया था, इसने भी लाहौर से दिल्ली लाया था। किसने? इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली ले आया। इसने सुल्तान की उपाधि ली, इसलिए इल्तुतमिश को फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया कहा जाता है। इल्तुतमिश को फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया कहा जाता है। 3rd बैटल ऑफ तराइन 1215 में यल्दोज के साथ लड़ा इल्तुतमिश जीत गया 1215 में। 1221 में इन्वेजन ऑफ चंगेज खान। देखिए, चंगेज खान एक और इन्वेडर था, जो जैसे ये लोग भी तो इन्वेडर ही था, लेकिन जब यहाँ आ गया तो 1221 में एक और इन्वेडर आया, चंगेज खान। उसका नाम था तेमुचीन। ये मंगोल था। तेमुचीन जो था ना, चंगेज खान मंगोल था 1221 में। तब ऐसे सवाल पूछता है कि चंगेज खान किसके समय काल में हमला किया था हमारे भारत में? तो इल्तुतमिश के समय में। चंगेज खान कहाँ से था? मंगोल से था। इसका दूसरा नाम क्या था? तेमुचीन। मंगोल, ये वही मंगोल है जहाँ गोबी डिजर्ट है, मंगोल में गोबी डिजर्ट है। इल्तुतमिश ने टका चलाया था। अच्छा, ये सवाल भी पहले तो खूब हम देखते रहे। टका और जित्तल किसने चलाया था? टका बोले तो सिल्वर, जित्तल बोले तो गोल्ड। टका और सिल्वर किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। टका और सिल्वर किसने चलाया? टका और जीतल। टका सिल्वर को बोलता था, जीतल गोल्ड को बोलता था, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश स्टार्टेड तुर्काने चहलगानी। इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगानी बनाया था। दल चलीसा। देखिए, दल चलीसा जो था ना, जिस तरीके से मोहम्मद गौरी का 4 गुलाम था, उसी तरीके से इल्तुतमिश भी गुलाम था क्या? नहीं, इल्तुतमिश गुलाम में से नहीं था। ठीक उसी तरीके से दल चलीसा में इल्तुतमिश ने 40 गुलाम को रखा, ठीक ना। दल चलीसा किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने। इसमें 40 गुलाम होता था, ठीक है। उस गुलाम को काम करना होता था सैनिक के रूप में या जैसे भी, ठीक है। अच्छा, ये तुर्काने चहलगानी को ख़त्म किसने किया? बलबन ने। बलबन आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी बस इतना जान लीजिए कि बलबन ने ख़त्म किया। बलबन
इसी का है अंतिम राजा है गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन, ठीक है। अच्छा, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली तो शुरू किया ही था, ठीक। इक्ता का क्या अर्थ था? जमीन देना। इक्तेदार भी होता था एक, और देखिए इक्तेदार वो होता था जिसको मुझे अच्छा इसका ये तो लिखा नहीं। इल्तुतमिश ने शुरू का इक्ता प्रणाली का क्या अर्थ है कि काम के बदले ज़मीन देना, ठीक। इक्तेदार होता था एक जिसको ज़मीन मिलता था उसे, और इक्तेदारी मतलब रिवेन्यू। अब इक्तेदारी शब्द जो था रिवेन्यू से था कि राजा को रिवेन्यू तो दोगे ना, टैक्स, रिवेन्यू। कुतुब मीनार को इसी ने कंप्लीट करवाया था, इल्तुतमिश ने, है ना, इल्तुतमिश ने बनवाया। 1929 में कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया। 1929 में इसने कैपिटल को 1229 में इसने दिल्ली से लाहौर शिफ्ट किया, ठीक है ना, कैपिटल को। इल्तुतमिश की ही डॉटर थी रजिया। रजिया फंस गई गुंडों में। इल्तुतमिश की डॉटर कौन थी? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश वाज डाइड इन 1236। 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 1236 में इल्तुतमिश गया। अच्छा, इल्तुतमिश के बाद है फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, 1236 में आया, ठीक। ज़्यादा दिन ये रहा नहीं। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, हो सकता है इसी का पुत्र होगा। देखिए हम शॉर्ट्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मैं नोट से पढ़ रहा हूँ, तो हम बस काम भर चीज़ें पढ़ेंगे। अब रुकनुद्दीन जाहिर सी बात है पुत्र रहा होगा, है ना, 1236 में। लेकिन 1236 से ही ज़्यादा दिन टिका नहीं, तो 1236 से 1240 तक रजिया आई, रजिया। अब देखिए रजिया सुल्तान के बारे में कुछ पॉइंट्स। एक तो रजिया इसकी बेटी थी इल्तुतमिश की। दूसरा, कैथल में दल चलीसा के सदस्यों ने घेर कर रजिया और इसके पति और लवर, पति भी था बाद में, पहले लवर था, अल्तुनिया की हत्या कर दिया। ये वही दल चलीसा जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था, 40 लोगों का सदस्य। कैथल में, कैथल कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा के कैथल में दल चलीसा के सदस्यों ने घेर कर रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी। अल्तुनिया कौन था? उसका लवर था और पति था। रजिया की मकबरा इसलिए कैथल में है, रजिया की मकबरा कैथल में। अच्छा, रजिया के बाद आया छठे नंबर पे बहराम शाह, ठीक है। बहराम शाह 1240 से 1242 तक रहा, ज़्यादा दिन नहीं रहा। लेकिन मंगोल का पहला इन्वेजन इल्तुतमिश के समय में हुआ। चंगेज खान, हाँ चंगेज खान किया पहला इन्वेजन इल्तुतमिश के समय। दूसरा इन्वेजन मंगोल के दिल्ली सल्तनत में बहराम शाह के समय पर किया था। नहीं, मंगोल का सेकंड इन्वेजन था दिल्ली सल्तनत में। देखिए चंगेज खान किया था 1221 में हमला, इल्तुतमिश पर नहीं किया था, भारत पे हमला किया था, ठीक है। लेकिन इल्तुतमिश ये दिल्ली सल्तनत पे पहला हमला बहराम शाह के समय में किया, ठीक है, 1240 से 1242 में। तो बहराम शाह ने नाइबे मुमलाकत शुरू किया था। एक नाइबे मुमलाकत कुछ था, नाइबे मुमलाकत। इसका हेड को एतगीन बोलते थे, हेड को एतगीन। उसके बाद आया मसूद शाह 1242 से 1246 तक। 1242 से 1246 तक मसूद शाह आया। 1242 से 1246 तक मसूद शाह आया। 1242 से 1246 तक मसूद शाह आया, ठीक।
मसूद शाह आया 1242 से 1246, नसीरुद्दीन महमूद आया 1246 से 1265 तक। नसीरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश से नसीरुद्दीन तक को, अच्छा इल्तुतमिश से लेकर के नसीरुद्दीन तक को इलवरी डायनेस्टी बोलते हैं। इलवरी डायनेस्टी किस डायनेस्टी का पार्ट है? अगर पूछे इलवरी डायनेस्टी किस डायनेस्टी को बोला जाता है, तो स्लेव डायनेस्टी को इलवरी डायनेस्टी भी बोला जाता है। लेकिन कहाँ से? इल्तुतमिश से नसीरुद्दीन महमूद तक। फिर गियासुद्दीन बलबन आया, गियासुद्दीन बलबन। दल चलीसा को किसने समाप्त किया? स्लेव डायनेस्टी का है गियासुद्दीन बलबन, 1265 से 1287 तक रहा। बलबन ने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी अपनाया। बलबन का भी कुछ पॉलिसी था, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। तो आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसने अपनाया था? गियासुद्दीन बलबन ने। सजदा और पैबोस प्रथा बलबन ने शुरू किया था। सजदा एंड पैबोस प्रथा किसने शुरू किया था? बलबन ने। नवरोज़ फेस्टिवल इसी ने शुरू किया था। नवरोज़ फेस्टिवल जो है ना, फारसियों का फेस्टिवल है, हाँ फारसियों का। बलबन ने तुर्कान चहलगानी को समाप्त किया था। तुर्कान चहलगानी वही दल चलीसा, वही है, सेम चीज़ है, तुर्कान चहलगानी या दल चलीसा कही है। बलबन, गियासुद्दीन बलबन। देखिए, जिसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है उसके बारे में ज़्यादा लिखा हुआ भी है, जिसके बारे में एक आध लाइन पढ़ना है वो एक आध लाइन में हो गया, ठीक है। तो बलबन ने तुर्कान चहलगानी को समाप्त किया। बलबन के बाद आया कैमूर कह सकते हैं, कैमूर लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का। स्लेव डायनेस्टी समाप्त होता है। अब आइए खिलजी डायनेस्टी में, ठीक है। खिलजी के बाद तुगलक है, तुगलक है, तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, अच्छा सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, 2 पेज और है, कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ तक पढ़ पाते हैं, ऐसे भी कल रिवीजन भी करना है। फिर आइए खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जो है 1290 से 1320 तक चला। लिस्ट टाइम 30 साल रहा। खिलजी डायनेस्टी 30 साल ही चला तो ज़्यादा रूलर भी नहीं है। इसमें 4 रूलर मुख्य रूप से रहा। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से शुरू हुआ 1296 तक, 6 साल। पहला जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा मुबारक शाह खिलजी, चौथा खुसरो शाह खिलजी। फाउंडर ऑफ जलालुद्दीन डायनेस्टी कौन था? फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन खिलजी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी जो था सेकंड नंबर का फाउंडर, वो जलालुद्दीन खिलजी का फाउंडर का भतीजा था, बाद में दामाद बन गया था। मंगोल ने हमला किया और हार गया। खिलजी के समय में मंगोल ने हमला किया और हार गया, तो 2000 मंगोल सैनिक भारत में रह गए थे और इस्लाम बन गया था। वही मंगोल सैनिक न्यू मुस्लिम कहलाए। उस समय न्यू मुस्लिम वही मंगोल सैनिक कहलाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। लीजिए, जो भतीजा और दामाद था बाद में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और बन गया अलाउद्दीन खिलजी राजा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि इस सुल्तान की शुरुआत धोखे से हुई और अंत आतंक से हुआ। शुरुआत धोखा से इसलिए हुआ क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया तो धोखा दिया, और इसका अंत आतंक से हुआ। आतंक से कैसे हुआ आइए पढ़ते हैं। ही स्टार्टेड गिविंग कैश सैलरी टू द आर्मी। अच्छा, इसने कैश सैलरी देना शुरू किया था लोगों को। जैसे अभी तक क्या था, इल्तुतमिश के समय से इक्ता प्रणाली चल रहा था। इक्ता मतलब काम करो हम तुमको ज़मीन देंगे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने पैसा देना शुरू किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही परमानेंट आर्मी शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही परमानेंट आर्मी शुरू किया था। अमीर खुसरो जो था, अमीर खुसरो भारत का पैरट कहा जाता है, पैरट। ये इसी के दरबार में रहते थे। अच्छा, इन सितार और तबला पता है किसने इन्वेंट किया? अमीर खुसरो ने ही। इसका बुक है अमीर खुसरो का आशिका तुगलकनामा। अमीर खुसरो का किताब है आशिका एंड तुगलकनामा। अमीर खुसरो अधिकतर दिल्ली सल्तनत के समकालीन रहे हैं। डैट मीन्स कि अमीर खुसरो लगभग बहुत सारे दिल्ली सल्तनत के राजाओं के समय तक रहे हैं, ठीक है, सब नहीं लेकिन बहुत सारे। ये 7 सुल्तान के दरबार में रहे हैं, ठीक है, 7 सुल्तान। इन्होंने कश्मीर को हिबेनोपर्थ कहा था। एक सवाल आ सकता है कि कश्मीर को हिबेनोपर्थ किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान जहाँ कहा था। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान जहाँ कहा था। अमीर खुसरो के गुरु थे हज़रत निजामुद्दीन औलिया। अलाउद्दीन खिलजी
के अमीर खुसरो के गुरु कौन था? निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन औलिया। ये वही हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं जिनका दरबार है, निजामुद्दीन औलिया का दरबार है, दरगाह है। अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध का तरीका, ट्रिक जो है, उसने कौन कौन सा युद्ध लड़ा? गुरचिम करके एक शब्द है, गुरचिम, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने लड़ा। गुरचिम याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध का ट्रिक है गुरचिम। ग से गुजरात, र से रणथंभौर, च से चित्तौड़, म से मालवा। इसने 4 मुख्य रूप से युद्ध लड़ा, गुजरात में, रणथंभौर में, चित्तौड़ में, मालवा में। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा। अलाउद्दीन खिलजी का टाइटल सिकंदर सैनी यानी अलेक्जेंडर II। अलाउद्दीन खिलजी का एक और नाम था सिकंदर सैनी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी तो था, इसका दूसरा नाम हुआ सिकंदर सैनी यानी अलेक्जेंडर II। और अमीर खुसरो में इसको नाम दिया था सुल्तान जहाँ। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी का नाम दिया सुल्तान जहाँ। अच्छा, इसका सेनापति था मल्लिक काफूर, गुलाम था। मल्लिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। इसे गुजरात से 1000 दिनार में लाया गया था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। पद्मावत मल्लिक मोहम्मद जयसी ने लिखा 1540 से 45 शेरशाह सूरी के टाइम में। पद्मावत मल्लिक मोहम्मद जयसी ने लिखा, लेकिन इसको शेरशाह सूरी के टाइम में लिखा। चित्तौड़ की महारानी, अच्छा पद्मावत जो थी ना, चित्तौड़ की महारानी थी। इसको मल्लिक मोहम्मद जयसी ने लिखा 1540 से 45 में, शेरशाह सूरी के टाइम में। 1308 में मल्लिक काफूर ने तेलंगाना पे हमला किया था। 1308 में मल्लिक काफूर ने 1308 में तेलंगाना पे हमला किया और कोहिनूर डायमंड को लाया। अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया और जकात टैक्स लगाया। अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा से जजिया और जकात टैक्स लगाया। देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़े थे टैक्स के बारे में, फिर से आते हैं। ये मोहम्मद बिन कासिम से, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया और जकात टैक्स लगाया। जकात क्या था? टैक्स था। इसने दीवाने मुस्त खराज शुरू किया था। दीवाने मुस्त खराज, देखिए 1-2 शब्द है जो मुझे नहीं पता है, उसके बारे में लिखूंगा बाद में, क्योंकि सवाल ये पूछता है कि दीवाने मुक्त खराज क्या था। इससे जजिया तो समझ में आता है, टैक्स नॉन हिंदू टैक्स था, और जकात क्या था इसके बारे में लिखना होगा। 1308 में मल्लिक काफूर ने डायमंड लाया था, कोहिनूर हीरा। अलाउद्दीन खिलजी का मोन्यूमेंट्स, अलाउद्दीन खिलजी में बनवाया क्या क्या? दिल्ली का अलाई मीनार, याद करने वाला पॉइंट है कि दिल्ली का अलाई मीनार किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली का अलाई मीनार अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दिल्ली का अलाई मीनार अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली का अलाई मीनार, दिल्ली का अलाई दरवाज़ा, अच्छा अलाई मीनार है, अलाई दरवाज़ा भी है। सीरी फोर्ट, हौजे खास, सीरी फोर्ट भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, हौजे खास भी। इसने वस्तुओं का मूल्य फिक्स किया था। इसने वस्तुओं का मूल्य फिक्स किया था। अलाउद्दीन ने दाग और हुलिया शुरू किया था। दाग होता है घोड़ों पे दाग लगा देना, हुलिया, ये एक तरीका था घोड़ों को पहचानने का। दाग और हुलिया शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। इसके बाद आया मुबारक शाह खिलजी, पहले जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ा, क्योंकि ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना। जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी खुद को खलीफा कहता था। इसकी हत्या गाजी मलिक ने किया था। किसने? गाजी मलिक। खुद को खलीफा कहता था मुबारक शाह खिलजी, लेकिन इसकी हत्या गाजी मलिक ने किया। दरबार में नग्न घूमता था मुबारक शाह खिलजी, जो है ना दरबार में नग्न घूमता था। खुसरो शाह जो है ना लास्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का। अब गाजी मलिक, अब शुरू होता है खिलजी डायनेस्टी खत्म हो गई और तुगलक डायनेस्टी शुरू होता है। 1320 से लेकर के 1414 तक बहुत ज़्यादा चला ये, 80 साल 90 94 साल चला है ना। सबसे अधिक समय तक शासन किया देश पे तो वो तुगलक डायनेस्टी। इसमें 3 राजा मुख्य रूप से थे। GST, घियासुद्दीन बलवन, तुगलक। देखिए घियासुद्दीन बलवन अलग था, एक बलवन का नाम आप लोगों ने पढ़ा, जो कि स्लेव डायनेस्टी का था। घियासुद्दीन बलवन, ये घियासुद्दीन बलवन है
जबकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं तुगलक में घियासुद्दीन तुगलक है, याद रखिएगा। जीएसटी पहले आया था, एमबीटी सेकंड में आया था और फर्स्टी थर्ड में आया था। जीएसटी, एमबीटी, एफएसटी। जीएसटी हो गया घियासुद्दीन तुगलक, एमबीटी हो गया मोहम्मद बिन तुगलक, जीएसटी हो गया घियासुद्दीन तुगलक, एमबीटी हो गया मोहम्मद बिन तुगलक, एफएसटी हो गया फिरोज शाह तुगलक। तो जीएसटी यानी घियासुद्दीन तुगलक जो है 1320 से 1325 तक रहा, ये 5 साल ही रहा। तुगलकाबाद शहर का शहर बनवाया घियासुद्दीन तुगलक जो है तुगलकाबाद शहर बनवाया। तुगलकाबाद जीएसटी, सबसे पहले जीएसटी आया, फिर एमबीटी एफएसटी, जीएसटी एमबीटी एफएसटी। हुनूज दिल्ली दुरस्त, हुनूज दिल्ली दुरस्त शब्द किसने बोला था? निजामुद्दीन औलिया ने। ये वही निजामुद्दीन औलिया हैं जो, अच्छा, हज़रत महमूद औलिया जो अमीर खुसरो के गुरु थे, हज़रत निजामुद्दीन औलिया, ये अमीर खुसरो के गुरु थे हज़रत निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया नहीं बोला था दिल्ली दुरस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है। जीएसटी ने नहरें बनवाया, नहरें सबसे ज़्यादा किसने बनवाया? जीएसटी ने। जीएसटी ने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की, पुत्र इसका था जौना खां। एमबीटी इसी का नाम था, जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक। तेलंगाना को जीता और नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया। तेलंगाना को जीत लिया था जौना खान ने, जौना खान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। हज़रत निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही की उपाधि दी। हज़रत निजामुद्दीन औलिया को इसने महबूब इलाही इलाही मतलब भगवान की उपाधि दी। हज़रत निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही की उपाधि दी। जीएसटी ने, घियासुद्दीन तुगलक ने हज़रत निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही की उपाधि किसने दी थी? जीएसटी ने। 1325 में अच्छा 1325 में बुगारा खान का रिवोल्ट हुआ था। 1325 में बुगरा खान का रिवोल्ट हुआ था। 1325 में जीएसटी का डेथ हुआ तुगलकाबाद में। 1325 में जीएसटी निपट गया, 5 ही साल रहा। उसके बाद आता है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। ये 1325 से 1351 चला, 26 साल। पागल सुल्तान इसको कहा जाता था। बचपन का नाम था जौना खान, मोस्ट एजुकेटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, यह जौना खान सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। अरबिक और पर्शियन का स्कॉलर था, विद्वान था सीधा। इसने 5 योजना अपनाया था, लेकिन 5वां असफल रहा था। इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र ले गया था। 1333 में एमबीटी के समय एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था। अच्छा, इब्न बतूता जो है ना, मोहम्मद बिन तुगलक 1333 में ही आया था भारत। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में आया था भारत, मोरक्को से आया था। बुक ऑफ इब्न बतूता रेहला। इब्न बतूता की किताब का नाम क्या है? रेहला। इब्न बतूता रेहला। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला सुल्तान कौन था? इब्न एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा देखिए, सती प्रथा का जो जिक्र आता है ना, गुप्त काल से आता है। रामगुप्त सेनापति था, ठीक है। गुप्त काल में रामगुप्त नाम का व्यक्ति सेनापति था। सेनापति को गोपराज बोलते थे उस वक्त। तो पहली सती जो थी वो इसी की पत्नी हुई थी, रामगुप्त की पत्नी। सती प्रथा, अच्छा सती प्रथा के बारे में अगर कुछ देखा जाए तो इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ख़त्म किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ख़त्म किया 1829 में। राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से। सती प्रथा का उल्लेख अरान इंस्क्रिप्शन में है। अरान इंस्क्रिप्शन में सती प्रथा का उल्लेख है, ठीक है। अरान इंस्क्रिप्शन में सती प्रथा का उल्लेख है। सती प्रथा को पहली बार बंद किया फिरोज शाह तुगलक ने। सती प्रथा को पहली बार बंद किया फिरोज शाह तुगलक ने। सती प्रथा को पहली बार बंद किया फिरोज शाह तुगलक ने। सती प्रथा को पहली बार बंद किया फिरोज शाह तुगलक ने। सती प्रथा को पहली बार बंद किया फिरोज शाह तुगलक ने। सती प्रथा को दूसरी बार अकबर ने बंद किया, तीसरी बार औरंगजेब ने। सती प्रथा को पहली बार ये इसी ने रुकवाया था, एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दूसरी बार सती प्रथा को सबसे पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने करा था, फिरोज शाह तुगलक।
एफएसटी ने, ये तो एमवीटी था, एफएसटी ने सती प्रथा को दूसरी बार अकबर ने बंद किया था, तीसरी बार औरंगजेब ने। टोकन सांकेतिक मुद्रा शुरू हुआ, बदाऊनी ने बोला आज प्रजा को, अच्छा जब ये मरा तो बदाऊनी ने बोला आज प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिला। इसे अकबर और दिल्ली, अच्छा उसके बाद आया फर्स्ट फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद आया फर्स्ट फिरोज शाह तुगलक। इसे अकबर और दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। इसने 6 नगर बसाया था। पहला हिसार, फिरोजा, हिसार में, फिरोजा हरियाणा में। फतेहाबाद, हिसार बसाया था फतेहाबाद हरियाणा में। फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम भी है हरियाणा, दिल्ली में। फिरोजाबाद, जौनपुर। इसने 6, फिरोज शाह तुगलक ने 6 शहर बसाया था। हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, जौनपुर। जौनपुर जो बसाया था एमवीटी की याद में, जौना खान की याद में, जौनपुर, जौना खान के नाम से जौनपुर। एफएसटी ने कुतुब मीनार की 4th और 5th मंजिल का पुनर्निर्माण किया था। फिरोज शाह तुगलक ने 4th और 5th मंजिल का पुनर्निर्माण किया था। रिकंस्ट्रक्शन, बिजली गिरने से ध्वस्त हो गया था। एफएसटी ने जगन्नाथ टेम्पल और ज्वालामुखी टेम्पल पर आक्रमण किया था। एफएसटी ने जगन्नाथ टेम्पल और ज्वालामुखी टेम्पल पर आक्रमण किया था। एफएसटी ने ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगाया था। फिरोज शाह तुगलक, देखिए यही पॉइंट हम लोग पढ़े शुरुआत में कि कौन सा व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगाया था। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक डायनेस्टी का था फिरोज शाह तुगलक ने। इसने एक हॉस्पिटल बनवाया, दर उल सीफा। अच्छा हॉस्पिटल का नाम को बोलते थे क्या, दर उल सीफा। 1388 में एफएसटी की मृत्यु हो गया। उसके बाद एक और शासक आया, मुख्य रूप से जीएसटी, एमवीटी और एफएसटी था। उसके बाद एक शासक और है, नसरुद्दीन महमूद, 1394 में। लास्ट रूलर था तुगलक डायनेस्टी से। 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ। अच्छा नसीरुद्दीन महमूद के समय तैमूर का आक्रमण हुआ था। तैमूर कौन था, टर्किश आक्रमणकारी था। 1398 में खिज्र खान ने तैमूर का मदद किया था। खिज्र खान ने तैमूर का मदद किया था। इसके बाद आइए सैयद डायनेस्टी, 1414 से 1451 तक। द फाउंडर इज खिज्र खान। अच्छा यही खिज्र खान है जिसने मदद किया था किसका, तैमूर का। उसके बाद सैयद डायनेस्टी बना। देखिए सैयद डायनेस्टी को ज़्यादा नहीं पढ़ना, तो पहला राजा कौन था सैयद डायनेस्टी का फाउंडर, खिज्र खां। खिज्र खां के बाद है मुबारक शाह का वजीर बहलोल लोदी था। ठीक, देखिए मुबारक शाह का वजीर जो था बहलोल लोदी। बहलोल की उपाधि खाने खां। अच्छा शायद मुबारक शाह को खाने खां का उपाधि दिया था बहलोल ने। मोहम्मद शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह आया। फिर लास्ट सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह। अच्छा उसके बाद लोदी डायनेस्टी आया। अच्छा बहलोल लोदी जो था उसका वही इस डायनेस्टी का शुरुआत किया। ग्रेट सुल्तान था सिकंदर लोदी। लोदी डायनेस्टी का जो ग्रेट सुल्तान था सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी फाउंडर था, सिकंदर लोदी ग्रेट सुल्तान था। इसने गज सिकंदरी लाया। गज सिकंदरी क्या था पता नहीं। गज सिकंदरी, इसके बारे में लिखना अति आवश्यक हो जाता है। सत्रह मई 1498 को वास्को डा गामा यूरोपियन था, भारत आया। अच्छा लोदी डायनेस्टी के टाइम ही 17 मई 1498 को वास्को डा गामा यूरोपियन था, भारत आया। केरल में कालीकट पोर्ट पर सेकेंड टाइम आया था 1502 में। थर्ड टाइम आया था 1524 में। वहाँ राजा जुमोरिन था। लास्ट रूलर था इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी अंतिम राजा था इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी जो था इसी लोदी डायनेस्टी का, इसने आगरा शहर बनवाया था। किसने बनवाया था, सिकंदर लोदी ने। राजधानी आकर कर लिया था, राजधानी जो है आगरा कर लिया था इसने, सिकंदर लोदी ने। बुक इसका है फरहांगी सिकंदरे। सिकंदर लोदी का बुक है फरहांगी सिकंदरे। इब्राहिम लोदी इसका लास्ट रूलर था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अच्छा लास्ट रूलर जो था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर
विनर था और युद्ध के मैदान में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर जो है पहला राजा बना मुग़ल सल्तनत का। तो 1 घंटा हो गया और हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, पूरा दिल्ली सल्तनत का रिवीजन हो गया। इसको फिर से पढ़ेंगे कल, क्योंकि एक दिन में पूरी तरीके से याद नहीं होता, तो लगातार 2 दिन कम से कम पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।